हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेएस विजन एकेडमी पर। तो आइए आज हम सीजीपीएससी अधीक्षक परीक्षा के क्लास को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा 11वें नंबर का क्लास होगा। ठीक है, इससे पहले 10 नंबर तक का क्लास हो चुका है, ये 11वां क्लास है और इस क्लास में हम व्याख्यात्मक हल और कुछ संशोधन किया गया है उस पर हम चर्चा देखेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट तथ्य देखेंगे। और ये जो है दत्तक ग्रहण विनिमय 2022 में जो संशोधन किया गया है उस संबंध में देखेंगे। आप सभी जानते हैं जो संशोधन किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे क्वेश्चन बनता है। खैर, जो दत्तक ग्रहण विनिमय 2022 है उस तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन संशोधन क्या क्या किया गया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम देखेंगे। और चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन में आल जरूर प्रेस कर ले। पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दिया हूं, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लें। तो आइए देखते हैं, व्याख्यात्मक हल देखेंगे क्योंकि सीजीपीएससी अधीक्षक का परीक्षा हम केवल एमसीक्यू पर आधारित नहीं हो सकते, हमें डिटेल पढ़ना होगा ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे वो ना छूटे। तो इतना आप कर लेंगे तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन आप करेंगे। देखिए, यह दिनांक 28/3/2024 के सम संख्या कार्यालय ज्ञापन के क्रम में है और केयरिंग्स पोर्टल पर बच्चों के पंजीकरण के निम्नलिखित प्रावधानों के अनुरूप संशोधित किया गया है। तो देखिए, पहला क्या क्या संशोधित किया गया, ध्यान से देखिएगा। बच्चों को केयरिंग पोर्टल पर 5 श्रेणियों में, कितने श्रेणियों में? 5। अनाथ, परित्यक्त, नोट डाउन करते चले, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब यहां देखिए, अभ्यर्पित, नो वेजिटेशन और अनफिट माता पिता संरक्षक में पंजीकृत किया जाएगा। कितने श्रेणियों में पंजीकृत किया जाएगा? 5 श्रेणियों में। तो देखिए, दत्तक ग्रहण विनिमय 2022 में संशोधन किया गया है 2024 में, और संशोधन में पहली बात यह कही गई है और ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आज जितने भी हम करेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिटेल है, सीधा सीधा ये पढ़ लिए, मतलब पूरा डिटेल है। फिर एमसीक्यू वाला भी क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू कराएंगे बाद में आपको हम। यहाँ देखिए, सभी अनाथ, परित्यक्त, अभ्यर्पित बच्चों को आमतौर पर किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 और दत्तक ग्रहण विनिमय 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत दत्तक ग्रहण के माध्यम से पुनर्वासित किया जाता है। अब देखिए, ये बच्चे दत्तक ग्रहण के पात्र हैं अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा जी? तो ये बाल कल्याण समिति द्वारा उन्हें दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित करने के अनुसार किया जाएगा। तो देखिए, कोई भी बच्चा, ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी बच्चा दत्तक ग्रहण के पात्र है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? तो बाल कल्याण समिति करेगा। ठीक है, एक पॉइंट निकल गया यहां से। अगला चलिए देखते हैं। जहां तक नो वेजिटेशन और अनफिट गार्जियंस की श्रेणी के तहत पंजीकृत बच्चों का संबंध है तो वे मुख्य रूप से फॉस्टर केयर के लिए संभावित मामले होंगे। केयरिंग्स पोर्टल पर प्रावधान किया गया है। ठीक है, इस प्रकार के बच्चों को जब एक बार विधिक रूप से मुक्त घोषित किया जाता है तो उनका स्थायी पुनर्वास दत्तक ग्रहण के माध्यम से किया जाता है। ओके, क्लियर हो गया ये भी। अगला बोला गया है, यदि उपरोक्त 5 श्रेणियों के तहत बच्चों का कोई दावेदार नहीं पाया जाता है तो बच्चों को दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया बाल कल्याण समिति, संबंधित बाल कल्याण समिति के माध्यम से शीघ्रता से पूरी की जाएगी। मतलब यदि 5 श्रेणियों में बच्चों का कोई दावेदार नहीं पाया जाता है तब की स्थिति में बाल कल्याण घोषित करेगा शीघ्रता से कि उनको किसके लिए? विधिक रूप से मुक्त किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यदि ऐसा प्रतीत हो कि इन 5 श्रेणियों के तहत बच्चों का श्रेणी निर्धारण और पंजीकरण करने में समय लगेगा तो उस परिस्थिति में बच्चे को अन्य श्रेणी में पंजीकृत किया जा सकता है। तत्पश्चात संबंधित बाल कल्याण समिति द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बच्चे की सही स्थिति निर्धारित की जा सकती है और बच्चे को अन्य श्रेणी के उपरोक्त 5 श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो दत्तक ग्रहण विनिमय 2022 के अध्याय 5 में देखें। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो चलिए अब देखिए, आगे हम देखेंगे। यदि कृपया यह सुनिश्चित करें कि जो बच्चा पोर्टल पर पहले से पंजीकृत है उसका दोबारा पंजीकरण न किया जाए। ये जिला लेवल में है।
अब देखिए, अब महत्वपूर्ण चीज ये आता है, कुछ परिभाषाएं भी दिया गया है, डेफिनेशन भी बताया गया है। अनाथ, अनाथ से क्या अभिप्रेत है? अनाथ मान लीजिए आ जाता है, अनाथ से आप क्या समझते हैं? कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, स्टेटमेंट या फिर वन क्वेश्चन पूछ लिया गया ऑब्जेक्टिव टाइप, तब कैसे करेंगे? तो देखिए ये क्या है? अनाथ जिसके जैविक या दत्तक माता पिता या विधिक संरक्षक नहीं है। देखिए अच्छे से याद रखिएगा तुरंत सभी पॉइंट को, क्योंकि एग्जाम में ऐसे करके ही पूछा जाएगा। जिसके जैविक या दत्तक माता पिता या विधिक संरक्षक नहीं है, या जिसके विधिक संरक्षक उसकी देख रेख करने के इच्छुक नहीं है, यह भी कहा जा रहा है। एक तो संरक्षक नहीं है, दूसरा यह बोला जा रहा है कि विधिक संरक्षक उसकी देख रेख के इच्छुक नहीं है, कहा जा रहा है, या देख रेख करने में सक्षम नहीं है। दोनों अलग अलग चीज है। तो ये धारा 2 के 42 में वर्णित है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट तो अच्छे से आप याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे सकते हैं। ये किस धारा में जी? तो धारा 2 के 42 में उल्लिखित है। अगला बोला गया है, चलिए, परित्यक्त। परित्यक्त किसको कहेंगे? अब देखिए, तो यहां पे देखिए एबोंडेंट, तो यहां देखिए बालक, ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसे जैविक या दत्तक माता पिता या संरक्षक द्वारा छोड़ दिया गया है, या उचित जांच के बाद समिति, बाल कल्याण जो समिति है उसके द्वारा परित्यक्त घोषित किया गया है। ठीक है, तो वो क्या किस श्रेणी में आएंगे? परित्यक्त श्रेणी में आएंगे। एक तो ये क्या होगा? जैविक या दत्तक जो माता पिता हैं या संरक्षक हैं उनके द्वारा छोड़ा गया है, या फिर जो समिति है बाल कल्याण समिति उनके द्वारा परित्यक्त घोषित किया गया है। ठीक है, तो वो परित्यक्त श्रेणी में आएंगे। ये किस धारा में उल्लिखित है? तो धारा 2(1) में उल्लिखित है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा भी पूछा जा सकता है। अगला देखिए, अभ्यर्पित बच्चा कौन सा है? वह बच्चा जिसे माता पिता, ध्यान से सुनेंगे, अथवा संरक्षक द्वारा ऐसे शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक कारकों जो उनके नियंत्रण से परे है के कारण समिति, बाल कल्याण समिति, समिति से तात्पर्य बाल कल्याण समिति से याद रखेंगे, को त्याग दिया गया है तथा समिति द्वारा उस रूप में ऐसा घोषित किया गया है, तो वो अभ्यर्पित श्रेणी में आएगा वह बच्चा, और धारा 260 में वर्णित है। ठीक है, अगला, नो वेजिटेशन से क्या अभिप्राय है? तो देखिए अभिप्राय ऐसा है कि जिनके माता पिता, संरक्षक या रिश्तेदार पिछले 1 वर्ष या उससे अधिक समय से उससे मिलने नहीं आए हैं, तो वो नो वेजिटेशन कहलाएगा। ठीक है, अगला है अनफिट या गार्डियन से अभिप्राय क्या होगा? जिनके माता पिता या संरक्षक बच्चे का पालन पोषण करने में असमर्थ है या इच्छुक नहीं है, मादक पदार्थों का या अल्कोहल सेवन करते हैं, उनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उन्हें अपनी स्वयं की देखभाल करने की आवश्यकता है, मानसिक रूप से अक्षम है आदि, तो ये किस में आएगा? अनफिट गार्जियन में आएगा। ठीक है, अन्य में कौन आता है? किशोर न्याय अधिनियम 2015 2021 में संशोधित की धारा 214 के अंतर्गत आने वाले बच्चे। तो देखिए धारा 214 के अंतर्गत जो आने वाले बच्चे होंगे वो अन्य किशोर न्याय के अंतर्गत, तो वो किस में आएंगे? अन्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो आज जो है हमने ये दत्तक ग्रहण अधिनियम 2022 में यथा संशोधन जो किया गया है, तो क्या क्या संशोधन किया गया ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इस वीडियो में हमने देखा है। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो आप लाइक करके प्रमोट जरूर करें आपके अपने अगला अपडेट पाने के लिए, और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें ताकि अन्य साथी भी जुड़ सकें। और चलिए अब अगला नेक्स्ट वीडियो जो है लगातार सीजीपीएससी अधीक्षक के लिए जारी होता रहेगा। प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू भी कराया जाएगा, मॉडल पेपर के रूप में भी कराया जाएगा। पहले डिटेल पढ़ रहे हैं ताकि देखिए, मैं फिर से कहता हूं कि सीजीपीएससी एग्जाम कोई सामान्य एग्जाम नहीं होगा, थोड़ा सा टफ लेवल आएगा, कूट में आंसर पूछेगा, तो ये डिटेल इस तरह से पढ़ेंगे तो सभी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ बोलेंगे तो पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन कमेंट करके आप बताइए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट अगर आता है पीडीएफ के लिए तो जरूर टेलीग्राम में प्रोवाइड कराया जाएगा। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आप सभी को दोस्तों